वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्वाइन करें, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आपको एक शीट भेजी है बेटा, मैंने आपको एक शीट भेजी है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग अमालगमेशन में अपना एक टॉपिक बाकी है, रिवर्स एक्विजिशन, जो हमें कुछ एएस के साथ में करना पड़ेगा, कुछ एएस और इंड एएस के साथ में करना पड़ेगा। उससे पहले अपन अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। बेटा 15 मार्क्स का टॉपिक है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, हमारे लिए 15 मार्क्स का टॉपिक है। ये टॉपिक कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, जहां से आपसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये 15 मार्क्स में क्या क्या है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोले, जैसे एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन को अपने अकाउंट्स रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे का फ्लो होता है। तो इसी तरह गवर्नमेंट के पास भी पैसे का फ्लो होता है, तो गवर्नमेंट को भी अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी अकाउंट्स बनाती है, तो गवर्नमेंट्स के अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा और कौन उन अकाउंट्स को चेक करेगा, पहली चीज तो ये। फिर सर एक प्रॉब्लम आई कि क्या जैसे हमारे अकाउंट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, क्या वैसे ही गवर्नमेंट के लिए भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बने हुए हैं क्या? मैंने कहा हाँ बेटा, गवर्नमेंट के लिए भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं। गवर्नमेंट के लिए 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट के लिए 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। बट बेटा स्टैंडर्ड बन जाता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, और गवर्नमेंट जल्दी से खुद बाइंड होना नहीं चाहती, इसलिए अभी तक उन्होंने केवल तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नोटिफाई किए हैं। गवर्नमेंट इन्हें बोलते हैं बेटा, गवर्नमेंट के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज IGAS। इन्हें बोलते हैं IGAS, इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी तक 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे फ्रेम किए गए हैं जो बनके तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने केवल कितने नोटिफाई किए हैं? 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। अभी तक हमारे पास केवल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमें नोटिफाइड है, जो अप्लीकेबल है, जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है बेटा। सर इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं?
मैंने कहा बेटा इसमें एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है इस आईजीएस से, चाहे कोई सा भी एक, तीन में से कोई सा भी एक आईजीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 2 3 व्हाटएवर कोई सा भी हो सकता है, उसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, लगभग 7 से 8 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन और आता है बेटा, जो अकाउंट्स किसको तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन उनको चेक करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पीएससी कमेटी, एक क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है उस कंसेप्ट से। तो इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमारे 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों क्वेश्चन से मिला के हमारे पास 15 मार्क्स का वेटेज होगा। और बेटा उस 15 मार्क्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 10 to 11 पेजेस रीड आउट करने हैं, वो 10 to 11 पेजेस आपको याद होने चाहिए, उसके बाद आपके वो 15 मार्क्स एकदम सेफ होते हैं। ये हमारे लिए बोनस के नंबर जैसे हैं, वही क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं हर साल। ओके, स्टार्ट करें बेटा। फटाफट से बताएं। यस सर, फटाफट से शीट निकाले बेटा, फटाफट से आप अपनी शीट निकालें। सबसे पहले देखें, इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी है। शीट में देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला बेटा द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग आर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सर्विसेज। तो ये कहते हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज देती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पैसे का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो पाए, जिससे कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन मैनर में हो पाए। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैन बी स्टेटेड एज अंडर टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है बेटा, टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली रिकॉर्ड हो पाए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है साहब। टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल डेटा, टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल डेटा, कि जो फाइनेंशियल डेटा गवर्नमेंट बताएं वो रिलायबल हो, पता चल जाए सही है साहब। टू रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर एज पर द एप्रोप्रिएट एक्ट रूल्स एंड लीगल प्रोविजंस। ठीक है साहब। तो ये बोले कि जो भी टू रिकॉर्ड एज पर एक्ट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कि जो फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड किया जाए वो एक्ट, रूल और प्रिंसिपल्स के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाए। टू अवॉइड द एक्सेस एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द बजट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो हमने कहा एक्सपेंडिचर विदिन लिमिट ऑफ बजट, कि एक्सपेंडिचर किसकी लिमिट में रहेगा। अकाउंटिंग करोगे तो बजट बनाएंगे, क्योंकि बजट कब बन पाता है, जब प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई होती है।
उस बजट के हिसाब से आप खर्चे करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने लिमिट से ज्यादा एक्सेस खर्चे नहीं किए हैं। पॉइंट नंबर 5, टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है साहब, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब बन पाएंगे जब आपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग की होगी। पॉइंट नंबर 6, टू फैसिलिटेट द ऑडिटिंग। टू फैसिलिटेट, अब अकाउंट्स तैयार किए होंगे तो ऑडिट की हो पाएगी। टू फैसिलिटेट द ऑडिटिंग। आगे बात करता है बेटा 7th पॉइंट, टू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज बाय मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड स्टोर्स। तो बोल रहा है टू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। गवर्नमेंट फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन ना हो पाए। और लास्ट बोला बेटा एनुअल बजट, बजट बनाने, टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट। तो सिंपली बात करें तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हो गए बेटा? मैं कहता हूं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल डेटा रिलायबल बन जाए। जो अकाउंट्स बनाए गए हैं रिलायबल कब होगा? जब वो रिकॉर्ड्स एक्ट, रूल्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाए गए होंगे। एक्सपेंडिचर लिमिट में रहे जो आपने बजट बनाया है। ये सारे काम हो जाएंगे तो आपके फाइनेंशियल डेटा प्रिपेयर हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बन जाएंगे तो उनकी ऑडिटिंग हो पाएगी और मिस एप्रोप्रिएशन रुक पाएगा। एनुअल बजट बनाने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सिंपली एक सीक्वेंस है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं कि हमें याद हो जाएंगे। सबसे पहले रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को हम प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर पाए। अगर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे तो डेटा मिलेगा वो रिलायबल डेटा मिलेगा। अगर डेटा रिलायबल है तो डेटा रिलायबल कब होगा? जब आपने एक्ट, रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया होगा। एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए वो किसकी लिमिट में होना चाहिए? बजट की लिमिट में। ये अगर सारे काम कर लिए तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप ऑडिट करवा पाएंगे, और अगर आप ऑडिट करवा पाएंगे तो आपके गवर्नमेंट फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन नहीं हो पाएगा। और लास्ट में ये कहता है कि एनुअल बजट बनाने में आपको हेल्प हो जाएगी। डन? क्लियर है बेटा? ऑब्जेक्टिव्स पे से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा बहुत कम है क्योंकि बहुत पहले से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब हो सकता है ना पूछे, फिर भी हमें याद होने चाहिए। आगे बोलता है बेटा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? देखो, एक्ट तो हमें पता है कौन सा लगता है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में रूल्स दिए गए हैं। कोई डिपार्टमेंट है तो उस पे गवर्नमेंट के स्पेसिफिक एक्ट और रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये बात करता है ऑब्जेक्टिव के बाद में प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? ठीक है बेटा, सबसे पहला तो एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। सेकंड, गवर्नमेंट अकाउंटिंग हमेशा किस पे बेस्ड होती है? गवर्नमेंट अकाउंटिंग हमेशा बजट पे बेस होती है बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब ये किस नेचर का है,
कौन सी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उस डिपार्टमेंट में खर्चा जाना चाहिए। हमेशा गवर्नमेंट अपना पूरे साल का खर्चा किस तरह करती है, साल के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट बजट बता देती है कि इस साल इस चीज पे इतना पैसा खर्च किया जाने वाला है, और फिर पूरे साल उस बजट के हिसाब से खर्चा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के। हम हर साल बजट का वेट करते हैं कि बजट आएगा, तब हम देखेंगे कहां कहां पे कितना पैसा इस साल गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। आगे बोलता है एंड प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग द एंड प्रोडक्ट आर द मंथली अकाउंट्स एंड द एनुअल रिकॉर्ड्स। अब ये बोलता है बेटा थर्ड पॉइंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो बोले आपने बजट बना दिया, बजट बनाने के बाद हर महीना जैसे जैसे महीना निकलता जाएगा तो हर महीने मंथली अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। महीने के एंड में हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को महीने के एंड में अपनी पूरी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड देना पड़ता है, और साल के एंड में उन्हें एनुअल अकाउंट्स तैयार करने पड़ते हैं। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उन्हें हर मंथली अकाउंट्स तैयार करने पड़ते हैं और एनुअल अकाउंट्स तैयार करने पड़ते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का कौन सा बेसिस फॉलो करती है, केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कोई पैसा आ गया तो रिसिप्ट मान ली जाती है, कोई पैसा चला गया तो पेमेंट मान लिया, खर्चा मान लिया जाता है। लास्ट पॉइंट नंबर 5, एक सेकेंड, एक चीज और, इससे पहले पॉइंट नंबर 4 भूल गए बेटा, पीरियड ऑफ अकाउंट्स। गवर्नमेंट का अकाउंटिंग पीरियड, गवर्नमेंट का जब बजट आया होता है उससे लेके अगले बजट तक का पीरियड गवर्नमेंट का अकाउंटिंग पीरियड होता है। फिर हम कहते हैं केस बेसिस ऑफ अकाउंट्स, केस बेसिस ऑफ अकाउंट्स। लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट बोलती है बेटा कि गवर्नमेंट का पैसा कहां रखता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 6 पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। गवर्नमेंट 3 तरह के अकाउंट मेंटेन करती है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईजीएस से पहले, इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है। ये बोलता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो फंड होता है वो होता है बेटा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकंड पब्लिक फंड, और तीसरा होता है कंटिंजेंसी फंड। पहला फंड जो होता है वो होता है बेटा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा फंड कौन सा होता है? सबसे बड़ा फंड होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा रखा हुआ होता है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसमें सबसे ज्यादा पैसा रखा हुआ होता है। ठीक है बेटा, पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 पे सबसे लास्ट में देखें, पेज नंबर 1 पे सबसे लास्ट में देखें, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखा हुआ है।
मैं उसे रीड आउट करता हूं बेटा फटाफट से। क्या बोलता है? ये बोलता है कि द कंसोलिडेटेड फंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266A, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द इंडिया। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम and other receipts flowing to the government in connection with the conduct of government business, that is non-tax revenue, are credited into the consolidated fund. Similarly, all loans raised by the government by way of public notification, treasury bills, loans obtained from foreign government, international institution आर क्रेडिटेड टू दिस फंड। तो गवर्नमेंट क्या कहती है बेटा? गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आ रहा है, टैक्सेस से आ रहा है, टैक्सेस से जितना पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आ रही है, और गवर्नमेंट ने कहीं से फंड लिया है, जैसे कोई सिक्योरिटी इश्यू करके, कोई दूसरी कंट्री या दूसरे फॉरेन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनसे कोई लोन लिया है, जो सारे काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किए गए हैं, उनसे अगर गवर्नमेंट के पास कोई भी पैसा आता है तो वो सारा पैसा कहां रखा जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी टैक्सेस लगा रखे हैं उनसे आने वाला पैसा, कोई नॉन टैक्स, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स इनकम, नॉन टैक्स इनकम मीन टैक्स के अलावा अगर वो कोई चीजें चार्ज कर रही है, वो वाला पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं से लोन ले रही है, तीन ही तरह का पैसा आ सकता है गवर्नमेंट के पास, या तो गवर्नमेंट टैक्स का पैसा लेती है, या और कोई चार्जेस सर्विसेज ले रही है, पैसा ले रही है सर्विसेज का, और तीसरा अगर वो किसी से लोन ले रही है, कोई इंटरनेशनल फंड है, कोई इंटरनेशनल कंट्री है, व्हाटएवर, तो वो तीन पैसे जो गवर्नमेंट के पास आते हैं कहां रख दिए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है साहब। आगे बोलता है ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड। और अब गवर्नमेंट के सारे खर्चे कहां से किए जाते हैं? इस फंड से किए जाते हैं। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द फंड विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। इसलिए बजट बनाया जाता है क्योंकि इसमें से, इस फंड में से आने वाला पैसा, कोई भी पैसा पार्लियामेंट में अप्रूव किए बिना काम में नहीं ले सकते। इसलिए साल के शुरू में एक बजट रखा जाता है कि साहब इतना पैसा फंड में आने वाला है और उस पैसे में से यहां हम इतना इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। पूरे पार्लियामेंट में बजट सुनाया जाता है, बजट बताया जाता है, उस बजट पे डिस्कशंस होते हैं और फिर वो बजट वहां पे अप्रूव कर दिया जाता है। अब उस बजट के हिसाब से वो पैसा खर्च करना, इसीलिए तो क्या कहते हैं कि खर्चा जो होना चाहिए वो बजट के विदिन होना चाहिए, बजट से एक्सेस खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑथराइजेशन के बाहर होता है। तो बजट से ज्यादा खर्चा नहीं होता, खर्चा बजट के विदिन ही होता है। ठीक है, चलिए साहब, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल थ्री फंड्स। ये तीनों फंड में सबसे बड़ा फंड होता है। क्लियर है सभी को? कंसोलिडेटेड फंड में कोई कंफ्यूजन है बेटा? क्योंकि बार बार आगे चल के जब हम आईजीएस पढ़ेंगे, बार बार आपके पास कंसोलिडेटेड फंड वर्ड आएगा। कंसोलिडेटेड फंड में किसी को कोई कंफ्यूजन है? सत्यम क्लियर है? गौरांग क्लियर है सर? चलिए बेटा, सेकंड फंड पढ़ते हैं। सेकंड फंड है पब्लिक फंड ऑफ इंडिया।
समझना इस फंड को, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। पब्लिक फंड में क्या बोला है बेटा? पब्लिक फंड में कहा है कि द पब्लिक फंड ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266(2). consolidated fund है 266(1), public fund 266(2) of the constitution. The transaction to be recorded in it relate to the debt other than those included in consolidated fund of India. तो जो पैसा आपने लोन लिए थे लोगों से, वो जो कंसोलिडेटेड फंड में जो जो लोन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो तो ठीक है, कोई ऐसा डेप्ट जो आप कंसोलिडेटेड फंड में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो सारे डेप्ट जो आपने कंसोलिडेटेड फंड में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, वो सारे कहां पे रिकॉर्ड किए जाएंगे? पब्लिक फंड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अदर देन दोज इंक्लूडेड इन द द ट्रांजेक्शन, अब देखो लिखे हुए हैं, द ट्रांजेक्शन अंडर डेप्ट, डिपॉजिट एंड एडवांस in this part are those in respect of which government incur a liability to repay the money received or has a claim to recover the amount paid. The transaction relating to remittance and suspense shall embrace all adjusting heads. The initial debit and credit to these heads will be cleared eventually by corresponding receipts or payment. The receipt under public accounts do not constitute normal receipt of the government. Parliamentary authorization for payment from public account is therefore not required. देखो बेटा, ये क्या कह रहा है? जैसे आज अपन इनकम टैक्स जमा कराते हैं, मान लो मैंने एक्स्ट्रा इनकम टैक्स जमा करा दिया, एडवांस टैक्स जमा करा रखा है, और वो भी ज्यादा, मेरा रिफंड बनता है, मेरा टैक्स का रिफंड बनता है, तो क्या वो एक्स्ट्रा वाला पैसा गवर्नमेंट अपने कंसोलिडेटेड फंड में रख दे क्या? क्योंकि अगर उन्होंने कंसोलिडेटेड फंड में रख दिया तब तो वो पैसा वापस निकालने के लिए ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, और मैं तो कभी भी मेरा पैसा रिकवर कर सकता हूं, मैं रिफंड भी मांग सकता हूं और उसे आगे एडजस्ट भी करवा सकता हूं। तो ऐसे कोई पैसे जो गवर्नमेंट के पास एडवांस में आए हुए हो, या गवर्नमेंट ने किसी स्कीम में थोड़े दिन के लिए पैसा लिया हो और आपको उसे गवर्नमेंट को वापस रीपे करना है, तो वो पैसा गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती, वो पैसा गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी है। तो वो पैसा कहां पे रख दिया जाता है? पब्लिक फंड में रख दिया जाता है, और जैसे ही उसका पेमेंट होता है वो वापस पब्लिक फंड से एडजस्ट हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट के पास कोई एडवांसेस आए हुए हैं या गवर्नमेंट ने कोई डेब्ट लिए हैं जो उसे रिपे करने हैं या आगे रिकवर किए जा सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट पैसा कहां रख लेती है? पब्लिक फंड में रख लेती है, और उसे पब्लिक फंड से ही पे आउट कर देती है। इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अथॉराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके बेटा, इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अथॉराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। तीसरा फंड बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा ही है, एक लिमिट याद रखनी है बेटा। कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड क्या होता है? पढ़ते हैं। द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267 of the Constitution of India. It record the transaction with contingency. ये contingency के transactions record करता है। It is held on the behalf of President by the Secretary of Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. तो ये क्या करता है? बोले ये फंड कौन मेंटेन करता है? प्रेसिडेंट मेंटेन करता है। अब प्रेसिडेंट खुद तो रखता नहीं है, तो वो नॉमिनेट कर देता है, उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होता है वो उसको मेंटेन करता है।
द कॉर्पस ऑफ दिस फंड इज ₹500 करोड़। इस फंड में कितना पैसा रखा जाता है? इस फंड में 500 करोड़ रुपए रखे जाते हैं। किस सिचुएशन में काम आते हैं? जब कंटिंजेंसी वाली सिचुएशन में हो जाए, साहब कुछ बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट एकदम खत्म, तब ये पैसा काम में लिया जाता है। बुरी कंटिजेंसी वाली सिचुएशन में अगर पहले पैसा काम में ले लिया तो उस फंड में वापस पैसा रखा जाता है। ठीक है। एडवांसेस फ्रॉम द फंड्स आर मेड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफोर्सिएबल एक्सपेंडिचर which were resumed to the fund to the full extent as soon as parliament authorize additional expenditure. Thus this fund is act more or less an impressed account of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आपको याद है, आप पेटी कैश बुक रखा करते थे इम्प्रेस्ड सिस्टम पे, जिसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा फिक्स कर देते थे 2000। पूरे साल में हमने उसमें से कोई पैसा निकाला है तो साल के लास्ट वाले दिन उसमें वापस रख के 2000 कर देते थे। सेम वैसा ही फंड होता है कंटिजेंसी, जिसमें 500 करोड़ रुपए पड़े होते हैं। अभी जैसे मान लो ये कोरोना जैसी सिचुएशन थी, अगर इस टाइम आपने इमरजेंसी में इसमें से कोई पैसा निकाला तो अब आपका सबसे पहला काम क्या होगा? जब भी आप पार्लियामेंट बुलाएंगे, संसद बुलाएंगे, अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि साहब पार्लियामेंट ओपन नहीं हो रही, कोई खर्चा करना है तो कंसोलिडेटेड फंड से तो पैसा निकल नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो जब पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हो रहा तो क्या किया जाए? एक बार कंटिजेंसी से निकाल लो, जैसे ही पार्लियामेंट बुलाई जाएगी तो सबसे पहले पैसा कहां रख दिया जाएगा? वापस कंटिजेंसी में पैसा रख दिया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालेंगे और कंटिजेंसी को वापस 500 करोड़ रुपए पे रख देंगे। क्लियर है? तो ये तीन फंड, आपसे तीनों फंड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंड्स हैं, जो पैसा है, अकाउंट्स हैं, वो कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तीनों फंड के बारे में। क्लियर है सभी को? ठीक है बेटा। बेटा एक आपने नाम सुना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक आपने नाम सुना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। ये क्या काम करता है बेटा? ये क्या काम करता है? ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। ठीक है सर। तो बेटा एक तो ये होता है, एक इसके जैसा ही नाम है, कंफ्यूज करता है इसलिए लिख रहा हूं। वो क्या करता है? उसका काम होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजी। एक होता है सीएजी, एक होता है सीजीए, एक होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एक होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है ऑडिटिंग। इसका काम है ऑडिटिंग, लेकिन ऑडिटिंग कर कब पाएगा? जब अकाउंट्स मेंटेन होंगे। बेटा अकाउंट्स बने हुए होंगे तब तो ये ऑडिट कर पाएगा। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए का काम क्या होता है? सीजीए का काम होता है अकाउंट्स मेंटेन करवाना, और इसका काम होता है अकाउंट्स की ऑडिट करना।
तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम है ऑडिट करना, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का काम है अकाउंट्स को मेंटेन करना। तो पहले हम बात करते हैं सीजीए की, बाद में हम बात करेंगे सीएजी की। हमें दोनों की बातें करनी है क्योंकि दोनों ही हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स की बात करेंगे तो अकाउंट्स मेंटेन भी होंगे और अकाउंट्स की ऑडिट भी होगी। ठीक है, चलिए बेटा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है इट इज द अपेक्स अकाउंटिंग बॉडी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अकाउंटिंग की सबसे हाईएस्ट बॉडी है। इट इज द प्रिंसिपल अकाउंट्स एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ए टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। इसका काम क्या होता है? ये गवर्नमेंट का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है। इसका काम क्या है? टेक्निकली स्टैब्लिश और मेंटेन करना एक अकाउंटिंग सिस्टम। द अकाउंट्स ऑफ सिविल मिनिस्ट्रीज आर कंपाइंड एंड मेंटेन्ड बाय पे एंड अकाउंट्स ऑफिस द बेसिक अकाउंटिंग यूनिट्स। अब ये क्या कर रहा है? बोले हर मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री मतलब हर एक डिपार्टमेंट में जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस होता है। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक पे एंड अकाउंट्स ऑफिस होता है जो किस चीज का काम कर रहा होता है? सारे अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम कर रहा होता है। द बेसिक अकाउंटिंग यूनिट। पे एंड अकाउंट्स ऑफिस मेंटेन line item wise accounts of all the transaction involving consolidated fund of India and public fund of India। पे एंड ऑफिस का क्या काम करता है? जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाने वाला है उसके अकाउंट्स अलग रखता है, जो पैसा पब्लिक फंड में जाने वाला है उसका अकाउंट्स अलग रखता है, जो ट्रांजेक्शन जो आइटम कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड होता है उसका आइटम अलग रखता है। तीनों को अलग अलग मेंटेन करता है। ठीक है, आगे बोलता है वेरियस सब्सिडरी अकाउंट सच एज लोन अकाउंट फंड अकाउंट्स आर आल्सो मेंटेन। द अकाउंट्स कंपाइल्ड बाय द पे एंड अकाउंट्स ऑफिस आर कंसोलिडेटेड ऑन ए मंथली बेसिस इन प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस एट द मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर। तो बेटा सबसे पहले अकाउंट्स कहां तैयार किए जाते हैं? पे एंड अकाउंट्स ऑफिस पे। फिर ये कहां जाते हैं? प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस। ये कहां होता है? हेड मिनिस्ट्री में, मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ठीक है, यहां पे इनको क्या किया जाता है? यहां पे इनको तैयार किया जाता है और यहां पे इनको कंपाइल किया जाता है मंथली। ठीक है साहब, मंथली कंपाइल करने के बाद ये आपको आगे क्या बोलता है कि प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस द कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ऑफ मिनिस्ट्री आर रेंडर्ड टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और ये कंपाइल करके किसको भेज देते हैं? सीजीए को भेज देते हैं। ठीक है साहब, द अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज आर कंसोलिडेटेड। अब हर डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट की जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जितनी भी मिनिस्ट्री है, हर मिनिस्ट्री से क्या आता जाता है? मंथली अकाउंट आता है। अब सीजीए का काम क्या है? उस मंथली हर डिपार्टमेंट से आए हुए अकाउंट्स को कंपाइल कराना। तो इसके बाद किसका काम है साहब? इसका काम। ये क्या करेगा? इसे, ये इसको कंपाइल करेगा। चलिए, कौन से? इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल टू जनरेट द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए होल। अब जब ये सारे मिनिस्ट्रीज के अकाउंट्स को कंपाइल कर देगा तो वो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट बन जाएंगे। दीज मंथली अकाउंट्स आर रिव्यूड, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कलेक्शन, बोरोइंग, डेफिसिट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री। फिर ये क्या करता है? सारे अकाउंट्स को कंपाइल करने के बाद उसका एनालिसिस करता है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या हमने बोरो किया है, और सारा एनालिसिस फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज देता है। तभी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें रिपोर्ट देता रहता है कि हाँ अभी ग्रोथ रेट इतनी है,
इस साल इतना कलेक्शन हुआ है, इतना खर्चा किया है, वो सारा इसके बिहाफ पे हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री देता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा प्रिपरेशन का काम, कि हर गवर्नमेंट ऑफिस में एक पे एंड अकाउंट्स ऑफिस होता है जो डेली अकाउंट्स प्रिपेयर करता जाता है। पूरे मंथ के अकाउंट्स हर गवर्नमेंट वो किसको, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस को भेज देते हैं। प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस हर मिनिस्ट्री के हेड पे होता है जो उनके मंथली अकाउंट्स को कंपाइल करता है और किसको भेज देता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को। वो सारी मिनिस्ट्री के अकाउंट्स को एक साथ करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स बना देता है मंथली। जब सारे मंथ्स पूरा साल खत्म हो जाता है तो उसको एक साथ कंपाइल करके पूरे साल के अकाउंट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है बेटा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं, केवल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके बारे में कई बातें कर रखी है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन अथॉरिटी established by the constitution under constitution of India part 5 chapter 5 शब्द पार्ट 7b आर्टिकल 148। ठीक है, इसकी नीड नहीं है याद करने की। who audits all the receipt and expenditure of government of India and the state government including those bodies or authorities substantially financed by the government. The CAG is also the external auditor of government-owned corporations and conducts supplementary audit of government companies. Any non-banking, non-insurance company in which union government is an equity shareholder of at least 51%, तो वो government company होगी, और subsidiary company of existing government company. Comptroller and Government General is the guardian or caretaker of the national purse. नेशनल पर्स का मतलब भैया पूरे देश का जो वॉलेट है, जो पैसा है, उसका गार्जियन और केयरटेकर कौन होता है, सीएजी, क्योंकि सबका ऑडिट वही करता है। अगर वहां पे गड़बड़ है तो फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ही अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी एंड एजी को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और उसका टेन्योर कितना होता है, उसका टेन्योर होता है बेटा 6 इयर्स। सी एंड एजी का टेन्योर होता है 6 इयर्स। ठीक है बेटा, तो आज आपका काम है आप इसको पूरे को रिवाइज करेंगे, इसको पूरे को याद कर लेंगे। ठीक है, कल अपन इसको और आगे करते हैं। डन, क्लियर है सभी को? ओके, चलिए बाय बाय।